व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सही होंगे और घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बीकॉम थर्ड ईयर की मैनेजमेंट अकाउंटिंग से टॉपिक बजटरी बिजनेस बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल की एमसीक्यू लेकर आया हूं। आज हम इसकी एमसीक्यू के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जैसे कि आपको मालूम है आपका यह टॉपिक पहले ही हो चुका है, तो आज इसको एक रिवीजन के रूप में हम लेते हैं और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम कराने जा रहे हैं। इससे पहले कि बजटरी कंट्रोल की एमसीक्यू शुरू करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बजट्स के बारे में, जैसे कि आपका कैश बजट। कैश बजट जो है बनाया जाता है विभिन्न लेवल पर प्राप्त होने वाले अगले कुछ महीनों में जो हमें कैश प्राप्त होना है उन महीनों के लिए। कैश बजट के अंतर्गत केवल आप ये ध्यान रखेंगे कि कैश बजट में केवल कैश एक्सपेंसेस को ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात जैसे डेप्रिसिएशन कैश बजट का पार्ट नहीं होगी, जैसे नॉन कैश एक्सपेंसेस भी कैश बजट का पार्ट नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल बजट, लोचदार बजट की, तो लोचदार बजट का अध्ययन करने से पहले भी हमें 3 प्रकार की लागतों को ध्यान करना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट फिक्स कॉस्ट, नंबर सेकंड वेरिएबल कॉस्ट और नंबर थर्ड इज ए सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो बजटरी कंट्रोल में फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन को जब आप करेंगे, उनके एमसीक्यू जब कर रहे होंगे, तो ध्यान रखेंगे फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के हर लेवल पर इक्वल रहेगी, चाहे हमारा प्रोडक्शन 0 हो, चाहे हमारा प्रोडक्शन 100% एक्टिविटी पर हो। तो 0 से 100 की एक्टिविटी तक फिक्स हमारी एक समान रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आने जा रहा है। दूसरी बात, वेरिएबल कॉस्ट हर लेवल पर चेंज होगी, 10% पर 10% के अकॉर्डिंग, 100% पे 100% के अकॉर्डिंग होगी। तीसरे नंबर पर कॉस्ट आती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट की जब हम बात करेंगे, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होगी जहां पर एक लिमिट तक, यानी कि उत्पादन के एक स्थिर तक तो उसमें कोई चेंज नहीं होने जा रहा, उसके बाद उसमें जितना चेंज क्वेश्चन में कहे उतना किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि क्वेश्चन में कहा गया है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट उत्पादन के 60% तक समान रहेगी, इसका मतलब ये होगा कि यदि उत्पादन 50% पे हो, 60 पे हो, तो वो स्थिर रहेगी और 60 के बाद जितना उसमें परिवर्तन आएगा उसके बारे में क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो फ्लेक्सिबल बजट में आपको 3 कॉस्ट ध्यान रखनी है, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स। कैश बजट में ध्यान रखना है कि नॉन कैश एक्सपेंसेस ना हो। मास्टर बजट एक बजट सभी ओवरऑल बजट के को कहा जाता है। सेल बजट जो होता है उसमें केवल हम सेल से रिलेटेड बात करते हैं, उसमें हम सेल का अनुमान लगाते हैं। सेल बजट के अंतर्गत पिछले बार के सेल बजट और उस सेल बजट के आधार पर जो सेल हुई है उन दोनों के कंपैरिजन करते हुए भविष्य के लिए सेल का बजट बनाया जाता है। तो इस प्रकार से सेल बजट में इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। उसी प्रकार से कैश बजट में जो ध्यान रखा जाना है वो बता दिया गया है। उसी प्रकार से वेरिएबल बजट की जब बात कर रहे हैं, यानी कि एक लोचदार बजट की, उसके बारे में बताया है। तो आइए, जब इन चीज़ों को हमने एक बार रिवाइज कर लिया है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी एमसीक्यू और एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। एमसीक्यू के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चनों में आपको केवल सही आंसर की तरफ ध्यान देना है और उस आंसर को आपको
याद कर लेना है, ताकि वो किसी भी तरह घुमा करके यदि पेपर में दिया तो उसमें गलती ना हो। तो आइए लेट्स स्टार्ट टुडे MCQ। एंड आपके सामने यहाँ पर एक MCQ आपके इसमें ये दी गई है, और ये हम थोड़ा देखिए आपके सामने। यहाँ पर हम बात करते हैं, अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है सेलेक्ट वो सेल्स बजट इज ए फंक्शनल बजट, मास्टर बजट एंड एक्सपेंडिचर बजट, यानी कि विक्रय बजट क्या है या विक्रय बजट इनमें से किसे कहते हैं। क्या ये एक कार्यकारी बजट है, क्या ये एक मास्टर बजट है, या एक व्यय बजट है। तो निश्चित रूप से एक मास्टर बजट तो ये नहीं है, और एक एक्सपेंसेस बजट भी नहीं है, क्योंकि ये विक्रय बजट है। तो इसको अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि सेल्स बजट इज ए फंक्शनल बजट। तो हियर इज आवर आंसर इज ए फंक्शनल बजट। द सेकंड क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज ए स्पेशल significance in the preparation of flexible budget, master budget and cash budget। स्थिर और परिवर्तनशील लागत के बीच अंतर का विशेष महत्व कौन से बजट में होता है? क्या ये एक मास्टर बजट में होता है, क्या ये एक रोकड़ बजट में होता है, या एक लोचदार बजट में? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लोचदार बजट में परिवर्तनशील लागत उत्पादन के हर स्तर पर बदलती है और स्थिर लागत सेम रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा आंसर लोचदार बजट होगा। द डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। तो आवर आंसर इज ए फ्लेक्सिबल बजट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द बजट that is a prepare first of all is cash, master budget and budget for the key factor। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बजट जो कि सबसे पहले तैयार किया जाता है वह कहलाता है। क्या वो रोकड़ बजट? नहीं, रोकड़ बजट सबसे पहले नहीं बनेगा, मास्टर बजट भी नहीं बनेगा। मुख्य कारक के लिए बजट फॉर द की फैक्टर, जो की फैक्टर होता है उसके लिए जो बजट बनाया जाता है सबसे पहले, वो ही कहलाता है हमारा फर्स्ट। द बजट दैट इज ए प्रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल इज बजट फॉर द की फैक्टर। बजट जो कि सबसे पहले तैयार किया जाता है मुख्य कारक के लिए बजट के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं नंबर 4 पर द बजट विच कॉमनली टेक्स दैट द फॉर्म ऑफ बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज कैश बजट, मास्टर बजट, फ्लेक्सिबल बजट। बजट जो कि सामान्यतः बजटीय लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठे के रूप लेता है वह है। बजट जो कि सामान्यतः बजटीय लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठे का रूप लेता है वह है रोकड़ बजट, मास्टर बजट या लोचदार बजट। बजट जो कि सामान्यतः बजटीय लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठे का रूप लेता है वह है रोकड़ बजट, मास्टर बजट या लोचदार बजट। तो निश्चित रूप से जो लाभ हानि का मुख्य रूप से रूप लेता है वो एक मास्टर बजट कहलाता है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर होगा बी, मास्टर बजट, क्योंकि यही वो बजट है जो कि लास्ट में जाकर लाभ हानि खाते का रूप लेता है। इन केस ऑफ प्लांट the principal budget factor may be insufficient capacity, shortage of the expenditure salesman,
जनरल शॉर्टेज ऑफ पावर, संयंत्र की दशा में मुख्य बजट कारक हो सकता है। संयंत्र अपर्याप्त क्षमता, अनुभवी विक्रेताओं की कमी और विद्युत शक्ति की सामान्य कमी। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो कहलाएगा अपर्याप्त क्षमता। इन केस ऑफ प्लांट ऑफ प्रिंसिपल बजट फैक्टर्स में बी insufficient capacity, shortage of experienced सेल्समैन का कारण नहीं हो सकता, जनरल शॉर्टेज ऑफ पावर नहीं हो सकती। तो इसके लिए आंसर हमारा होगा इनसफिशेंट कैपेसिटी। यदि अपर्याप्त क्षमता होगी उस दशा में संयंत्र की दशा का मुख्य कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ मटेरियल द की फैक्टर में बी। मटेरियल की दशा में मुख्य कारक क्या हो सकता है? इनसफिशेंट एडवर्टाइजिंग, क्या इनसफिशेंट एडवर्टाइजिंग होगा, या लो मार्केट होगा, या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय क्वाटा होगी। तो यहाँ पर भी आप देखें सामग्री की दशा में मुख्य कारक जो हो सकता है वो अपर्याप्त विज्ञापन नहीं माना जा सकता, निम्न बिक्री भी नहीं। तो इसका मुख्य आंसर अभ्यंश द्वारा लगाया गया प्रतिबंध ही होगा। तो आप याद रखिए इसका आंसर बी, अभ्यंश द्वारा लगाया गया प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय क्वाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a budget that gives a summary of all the functional budget and profit and loss is known as capital, master and sales budget। तो आप सोचिए स्टूडेंट्स, इसका भी इसी प्रकार का मैंने बताया था कि बजट जो कि सभी कार्यकारी बजटों और लाभ हानि खाते का सारांश प्राप्त करता है, तो वो कौन सा कहलाता है? निश्चित रूप से मास्टर बजट होगा इसका आंसर। कैपिटल केवल कैपिटल की बात करेगा, सेल्स केवल से। मास्टर बजट ही ऐसा बजट है जो लाभ हानि खाते का रूप लेता है। अभी इस पर डिस्कस हुआ ही था हमारा। नेक्स्ट है Which of the following is usually a long-term budget? सेल्स बजट, कैश बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन सा दीर्घकालीन बजट है? तो विक्रय बजट, रोकड़ बजट और पूंजी व्यय बजट। तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इज ए लॉन्ग टर्म बजट। तो लॉन्ग टर्म बजट में आपने इसकी थ्योरी में भी पढ़ाया गया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल बजट के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है इफ द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट 60, इफ द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एट 60% कैपेसिटी 12,000 and 24,000 and what will be the total cost at 75% कैपेसिटी। 60% कैपेसिटी पर यहाँ कॉस्ट दी गई है जिसमें कि फिक्स कॉस्ट 12,000 दी गई है और वेरिएबल 64,000 दी है। तो 75% पे जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 12,000 की कॉस्ट तो सेम रहेगी और 24,000 की कॉस्ट 24 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 75 ये आपकी हो जाएगी। तो यहाँ मैं आगे इसके कैलकुलेशन अब आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये आपकी कैलकुलेशन है एट 60%। 60% पे फिक्स 12,000 जो अभी बताई थी, वेरिएबल 24,000। सो एट 75% फिक्स कॉस्ट विल बी रिमेन 12,000 and variable cost 24 divided by 60 multiply 75 equal to 30. So total cost will be 42,000। तो आप देखते हैं कि आंसर कौन सा होगा।
42 आंसर हमारा आ रहा है बी, तो इसका आंसर हमारा बी होगा। तो एक बार फिर ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहेगी और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 24 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 75 के रूप में कैलकुलेट करके बताया मैंने और आंसर 42 आया। अब अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इनडायरेक्ट मटेरियल एट 70% कैपेसिटी प्रोड्यूसिंग 700 यूनिट, यदि एक कंपनी 70% कैपेसिटी पर 700 यूनिट बना रही है और 235 रुपये उसकी कॉस्ट है, ऑफ विच वेरिएबल कंपोनेंट्स इज ₹5 पैसे पर यूनिट, द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एट 100% कैपेसिटी वुड बी। यहाँ 700 इकाइयों पर जो लागत 235 दी हुई है, इसमें 5 पैसे प्रति यूनिट के दर से वेरिएबल कॉस्ट जुड़ी हुई है। तो 5 पैसे की दर से यदि देखा जाए 700 यूनिट मल्टीप्लाई 5 पैसे तो 35 रुपये होंगे। 235 में वो 235 में 35 वेरिएबल और 200 फिक्स, तो ये 100% पे कितने होंगे देखते हैं। इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ नंबर 2 पर एट 70% यूनिट 700 यूनिट, total amount of material, total total indirect material 235, of which variable at the rate 0.05 per unit. Find out the indirect material at 100%. Variable cost at 700 unit, 700 multiply 5, so 35. एंड फिक्स कॉस्ट 235 माइनस 35 200। तो अब 100% वेरिएबल पर आप देख रहे होंगे। सो इनडायरेक्ट मटेरियल 100%, यूनिट है 100%, 700 डिवाइड 70 मल्टीप्लाई 100, तो 100% कैपेसिटी पे यूनिट बनेगी 1000 और 1000 यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट 5 पैसे के हिसाब से 5 पैसे के रेट से 50 रुपये होगी और फिक्स है 200। इसका मतलब टोटल आंसर 250 होगा। अब 250 जो हमारा आंसर होगा वो देखते हैं, उसमें 250 का आंसर हमारा कौन सा है, और 250 का आंसर है हमारा बी। तो यहाँ पर बी आंसर होगा। यदि हम 70% पर 235 की लागत लेते हैं जिसमें कि 5 पैसे वेरिएबल इंक्लूड है, तो 70% पे 250 रुपये कॉस्ट आएगी। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, फैक्ट्री एक्सपेंसेस एट 50% कैपेसिटी 1 लाख, आउट ऑफ विच 25% आर फिक्स, द फैक्ट्री एक्सपेंसेस एट 60% कैपेसिटी लेवल वुड बी 120, 1,15,000, 1,05,000। तो एक बार फिर ऐसा ही क्वेश्चन है कि 50% क्षमता पर 1 लाख है जिसमें 25% स्थिर है। तो 1 लाख का पहले आप 25% 25,000 फिक्स हो गए, जो बाकी बचते हैं 75,000। तो 75,000 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 60 कीजिए और उसमें 25,000 जोड़कर, इसका भी हम आंसर आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं फिक्स कॉस्ट 1 लाख का 25% 25,000 कर दिया और बाकी बचा 75,000। ये 75,000 वेरिएबल है और वेरिएबल कॉस्ट है 60%, कितनी होगी 75 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 60 90 हो गई, और फिक्स है 25, टोटल कॉस्ट 1,15,000 ये हमारी इसमें आ रही है। तो आइए देखते हैं वह 1,15,000 हमारा आंसर कहाँ आ रहा है। तो आपके सामने 1,15,000 का आंसर हमारे सामने आ रहा है बी पर। तो यहाँ पर बी हमारा आंसर इसका होगा। यहाँ पर बी आंसर आपके सामने है। इसके बाद 12 क्वेश्चन, यदि 60% इफ सेल्स रिवेन्यू एट 60% कैपेसिटी 3 लाख,
Sales revenue at 70% capacity on a fall in selling price by 5% would be। क्वेश्चन में कहा है कि यदि 60% क्षमता पर हम 3 लाख का माल बेच रहे हैं, यदि हम विक्रय में 5%, विक्रय मूल्य में 5% कमी कर देते हैं तो हमारी सेल 70% पर पहुंच जाती है। तो उस दशा में हमारा विक्रय कितना, यानी कि सेल अमाउंट क्या होगी। तो इसके लिए सिंपल वे आप कीजिए, पहले 3 लाख की सेल है, इस 3 लाख पर आप 5% लेस कर दीजिए। 3 लाख का 5% लेस करेंगे और जो वो लेस करके आता है उसे डिवाइड बाय 60 और मल्टीप्लाई 70 से कीजिए, तो आपका आंसर आएगा। ये मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ पर आपके सामने 3 लाख का 95% पहले कर लिया है, 2,85,000 आ गया, और 2,85,000 को डिवाइड बाय 60 और मल्टीप्लाई 70 से कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 3,32,500। तो देखते हैं कौन सा आंसर है, ये 3,32,500। तो ये हमारा आंसर इसका बी आने जा रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर इसका बी आ गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन का नहीं, सिंपल है कि जीरो बेस्ड बजटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन एंड इंडिया। तो यह बजट सबसे पहले अमेरिका में लाया गया, जीरो बेस्ड बजट। तो जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, इसकी क्या थ्योरी है, ये कहाँ बेनिफिशियल है, इसके बारे में मैं आपसे अगली वीडियो में चर्चा करूँगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को देखिए, इसके क्वेश्चन कीजिए, प्रॉब्लम आती है तो मेरे से डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर स्टूडेंट।